हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हर्षकालीन भारत यानी कि हर्षवर्धन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्धन वंश के कुछ शासकों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्धन वंश या इसी को पुष्यभूति वंश कहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण शासक रहता है हर्षवर्धन। तो इसके विजय अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, इसने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से युद्ध किए, इसके प्रशासनिक कार्य क्या थे, सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक स्थिति कैसी थी इसके समय में, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पुष्यभूति वंश पर अभी तक 2 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। कहानी के रूप में हम लोग पढ़ते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक था? 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। अब हर्षवर्धन का जो भाई रहता है राजवर्धन, उसकी हत्या हो गई है। तो उसकी हत्या से हर्षवर्धन दुखी है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे शुरुआत हो रही। राजवर्धन की दुखांत और असामयिक मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर की पैतृक गद्दी पर बैठा। इसी तिथि से हर्ष संवत का आरंभ होता है। हर्षवर्धन की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। यद्यपि हर्षवर्धन में ना तो अशोक जैसा ऊंचा आदर्शवाद था और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य जैसी युद्ध कौशल, फिर भी वह इतिहासकारों की दृष्टि में इन्हीं दोनों राजाओं की भांति फेमस हुआ, यानी प्रसिद्ध हुआ। कहने का मतलब हर्षवर्धन जो था, इसकी तुलना अशोक से और चंद्रगुप्त मौर्य से की जाती है। हालांकि हर्षवर्धन में ना तो अशोक जैसे गुण थे, ना तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे गुण थे, फिर भी इतिहासकार इसकी तुलना इन दोनों शासकों से करते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरंभिक कार्यों के बारे में, इसने कौन कौन से कार्य किए। तो राज्यारोहण के समय, यानी जब राजवर्धन की मृत्यु हो गई और अब शासक कौन बनेगा? हर्षवर्धन। तो राज्यारोहण के समय हर्ष के सामने कठिन समस्याएं उपस्थित थीं। उसके भाई थानेश्वर के शासक राजवर्धन की हत्या कर दी गई थी। राजवर्धन की हत्या किसने की थी? शशांक ने। ये गौड़ वंश का शासक था, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और राजवर्धन की हत्या कर दी गई और राज सिंहासन का भार इस दुखद अवस्था में उसके कंधों पे एकाएक आ पड़ा। किसके कंधों पर? हर्षवर्धन के कंधों पर। राजवर्धन की हत्या हो गई तो राजपाट कौन संभालेगा? अब हर्षवर्धन संभालेगा। तो पहली समस्या यही थी कि भाई बदला लेना अपने भाई की हत्या का। दूसरी समस्या ये थी, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी समस्या ये थी कि राजश्री जो हर्षवर्धन की बहन थी, उसको कैद कर लिया गया था, कन्नौज के कारागार में डाल दिया गया था। फिर बाद में पता चलता है कि कन्नौज के कारागार से भाग गई है और विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। तो अपनी बहन को खोजना ये भी एक समस्या था। ठीक है, तो 2 समस्याएं थी। पहला, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना, दूसरा अपनी बहन राजश्री को खोजना। तो इसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ। उसकी बहन राजश्री त्रस्त होकर, यानी परेशान होकर, विंध्याचल के जंगलों में किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। दुष्ट गौड़ राजा शशांक से अपने भाई की हत्या का बदला लेने की प्रतिशोधात्मक ज्वाला भी हर्ष के अंदर दहक रही थी। शशांक ने हत्या कर दिया था, तो शशांक से बदला लेना चाहता था हर्षवर्धन। इसके अलावा महत्वाकांक्षी शशांक स्वयं अभी कन्नौज में उपस्थित था तथा कन्नौज एवं थानेश्वर के सिंहासन पर अपने ललचाई हुई निगाहें गड़ाकर बैठा था। यानी जो शशांक था वो थानेश्वर पर भी अधिकार करने के मूड में था। हर्ष के बहनोई कौन कौन थे? मौखरी राजा गृहवर्मा, जिनकी हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। तो हर्ष के बहनोई मौखरी राजा गृहवर्मा की हत्या मालवा नरेश, यानी मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा किए जाने के बाद उसका कोई पुत्र न होने के कारण कन्नौज का भी सिंहासन खाली था। ठीक है, तो राजश्री की जिससे शादी हुई थी, गृहवर्मा जिनका नाम था, वो कन्नौज के मौखरी वंश के शासक थे। तो अब चूंकि गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने कर दिया था, फिर उसी का जो है बदला लेने
कौन गए थे? राजवर्धन, उनकी भी हत्या कर दी गई और राजश्री को बंद कर दिया गया। तो अब जो गृहवर्मा थे उनका कोई बेटा नहीं था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो कन्नौज का भी सिंहासन खाली रह गया। वहाँ उत्तराधिकारी का प्रश्न मुँह खड़ा था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थीं हर्षवर्धन के सामने। उक्त समस्याओं का हल आसान नहीं था, लेकिन हर्ष की मेधा एवं दूरदर्शिता के कारण इन सभी का निदान हो गया। हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री की खोज के लिए स्वयं विंध्याचल के जंगलों में गया। एक बौद्ध भिक्षु जिनका नाम था दिवाकर मित्र, इनकी सहायता से राजश्री को ढूंढ लिया। ठीक उसी समय जब वह अपनी वेदनाओं से मुक्ति पाने के लिए चिता में जलकर मरने जा रही थी। ठीक है, तो जो राजश्री थी वो विंध्याचल के जंगलों में सती होने जा रही थी, यानी जलकर मरने जा रही थी। उसी समय जो है दिवाकर मित्र नामक एक बौद्ध भिक्षु था, उसकी सहायता से हर्षवर्धन अपनी भाई राजश्री को खोज लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। बड़ी मुश्किल से सुझा बुझाकर उसको कन्नौज भेज देते हैं। तो पहली समस्या हल हो गई, यानी जो राजश्री थी उनको खोज लिया गया। अब कन्नौज के उत्तराधिकारी का प्रश्न हल हुआ। ठीक है, इस बीच हर्ष की सैनिक गतिविधियों को देखकर और अपने गृहराज गौड़ पर कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का संकट मंडराने के कारण गौड़ नरेश शशांक, यानी गौड़ का शासक शशांक कन्नौज छोड़कर भाग गया। चूँकि बंगाल के उधर असम था, असम यानी कामरूप का शासक भास्कर वर्मन था, उसकी जो है शशांक से दुश्मनी थी, तो शशांक डरा हुआ था। एक तो इधर दुश्मनी कर लिए हैं हर्षवर्धन से, और दूसरी चीज़ भास्कर वर्मन से दुश्मनी है, तो वो अपने बंगाल में भाग जाता है कन्नौज छोड़कर, क्योंकि उसको डर था कि ऐसा ना हो कि बंगाल पर कामरूप के शासक भास्कर वर्मन का अधिकार हो जाए। कन्नौज के मंत्रियों ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हर्षवर्धन को कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। अब चूंकि कन्नौज से गौड़ नरेश शशांक भाग गया तो कन्नौज का सिंहासन खाली हो गया। अब हर्षवर्धन को बुलाया जाता है कि आइए और सिंहासन पर अधिकार कीजिए, यहाँ का शासन सत्ता संभालिए। हर्ष ने प्रारंभिक अनिच्छा के बाद उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रारंभ में जो है हर्षवर्धन नहीं मानता है, कहता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन बाद में स्वीकार कर लेता है और सिद्धांततः उसने राजश्री को ही कन्नौज का शासका माना, यानी अपनी बहन को शासका बना देता है और उनके साथ हेल्प करता है उनकी, खुद शासक नहीं बनता है। कन्नौज और थानेश्वर के राज्यों के मिल जाने से हर्ष के हाथ में बहुत बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति आ गई। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर लिया। अब कन्नौज और थानेश्वर दोनों हर्षवर्धन के अधिकार में थे। अब आगे क्या होता है हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन की विजयों के बारे में। भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं की भांति हर्ष ने भी विभिन्न क्षेत्रों की विजय का संकल्प किया। उसके दिग्विजय अभियान का संकेत हर्षचरित में उसकी इस प्रतिज्ञा से मिलता है, यानी हर्षवर्धन ने एक प्रतिज्ञा की थी। जब इसके पिता और इसके भाई की मृत्यु हो जाती है, इसकी बहन को कैद कर लिया जाता है, तो गुस्से में आकर के जो है हर्षवर्धन एक प्रतिज्ञा करता है। कहता है, मैं आर्य के चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ, यानी शपथ करता हूँ, कसम खाता हूँ कि यदि मैं कुछ दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ों से रहित ना कर दूंगा। गौड़ मतलब गौड़ शासक जो शशांक है उनको मारने की बात करता है, तो कहता है गौड़ों का समूल नाश कर दूंगा, यानी पृथ्वी को गौड़ों से रहित ना कर दूंगा और समस्त उद्यत राजाओं के पाँव की बेड़ियों से उसे प्रतिध्वनित ना कर दूं, तो मैं पतंगी की बात जलती हुई अग्नि में अपने को झोंक दूंगा। मतलब हर्षवर्धन कहता है कि मैं पृथ्वी को गौड़ों से रहित कर दूंगा, यानी गौड़ों को पृथ्वी से हटा दूंगा, एकदम उनका नाश कर दूंगा, और जितने भी हमारे शत्रु हैं उनका भी नाश कर दूंगा, और अगर ऐसा ना कर पाया तो मैं खुद जल के मर जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता है। हर्ष की इस घोषणा का उन सभी मंत्रियों ने स्वागत किया। विजय अभियान के लिए शीघ्र ही सेना तैयार की गई।
और विद्रोही राजाओं एवं सामंतों को चुनौती देते हुए हर्ष ने अपने युद्ध सचिव के द्वारा यह घोषणा करवाई कि या तो वो कर देने के लिए तैयार हो जाएं या फिर युद्ध करने के लिए। यानी जो आसपास के राजा थे छोटे छोटे, उनको जो है हर्षवर्धन ने सूचना भिजवाई कि आप लोग या तो हमें कर दीजिए, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, या फिर युद्ध कीजिए। बाणभट्ट ने हर्षचरित में हर्ष के सैनिक अभियान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। हर्षवर्धन की सेना प्रतिदिन कितनी दूरी तय करती थी? 8 कोस की। एक दिन की यात्रा अभी पूरी हुई ही थी कि हर्ष को एक महत्वपूर्ण मैत्री संबंध का लाभ हो गया। कामरूप यानी जो असम का शासक था भास्कर वर्मा, उसका मैत्री प्रस्ताव आ गया। यानी एक संदेश आया, संदेशवाहक। उस संदेशवाहक यानी दूत का नाम था हंस बेग। इस हंस बेग को किसने भेजा था? कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने भेजा था अपने राजदूत हंस बेग को। किसके पास? हर्षवर्धन के पास। ये मैत्री प्रस्ताव यानी मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया था, दोस्ती का, और कीमती उपहारों के साथ हर्षवर्धन से मिला। हर्षवर्धन ने इस मैत्री संबंध को सार स्वीकार कर लिया। हर्ष ने अपने शत्रु गौड़ राजा शशांक के पड़ोसी भास्कर वर्मन को अपने साथ मिलाकर शशांक के विरुद्ध एक प्रकार की कूटनीतिक सफलता प्राप्त की। यानी अब शशांक का जो राज्य था गौड़, वो फंस गया, क्योंकि एक तरफ हर्षवर्धन का राज्य है, दूसरी तरफ भास्कर वर्मन का राज्य है, और हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ने दोस्ती कर ली है, तो बीच में शशांक फंस गया। अब गौड़ नरेश शशांक पर विजय, पहला अभियान होता है ये। सबसे पहले हर्ष का ध्यान उसके भाई राजवर्धन के हत्यारे यानी गौड़ यानी बंगाल में था, गौड़ प्रदेश के शासक शशांक पर गया। सबसे पहला ध्यान हर्षवर्धन का कहाँ गया? शशांक पर, क्योंकि शशांक ने इसके भाई राजवर्धन की हत्या कर दी थी। वह अपने बड़े भाई के वध का बदला लेना चाहता था, अतः अपनी बहन राश्री का पता लगा लेने के उपरांत वह स्वयं एक विशाल सेना के साथ बंगाल की ओर रवाना हुआ। शशांक के पड़ोसी कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से हुई हर्ष की संधि ने शशांक की स्थिति को और कमजोर बना दिया। गौड़ पर आक्रमण के बाद हर्ष ने शशांक के साथ क्या किया, उसे कहाँ कैसे परास्त किया, इसका विवरण हर्षचरित में नहीं मिलता है और ना ही वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में। यानी हर्षवर्धन ने शशांक को हराया कि नहीं हराया, उसके किन क्षेत्रों पर अधिकार किया, इस बात का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। एक अभिलेख है गंजाम अभिलेख। गंजाम अभिलेख है, इससे पता चलता है कि 619 ईस्वी तक शशांक जीवित था। ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इसमें वर्णन मिलता है कि हर्ष गौड़ अभियान की जानकारी देते हुए लिखता है कि यानी हर्ष नामक राजा पूर्वी भारत की ओर गया तथा पुंड्रनगर में जा पहुंचा। दुष्ट कर्म करने वाले सोम यानी शशांक पराजित हुए और अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। ये जो है आर्य मंजूश्री मूलकल्प में ये वर्णन मिलता है। ये एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध का एक शाखा है महायान, तो महायान शाखा का ग्रंथ है और इसमें हर्षवर्धन के लिए हा शब्द का प्रयोग किया गया है, शशांक के लिए सोम शब्द का। तो इसमें बताया जाता है कि हर्ष नामक एक राजा पूर्वी भारत की ओर गया और वो पुंड्र नगर तक पहुंच गया, यानी बंगाल तक पहुंच गया, और वहाँ पे सोम पराजित हुआ। सोम यानी शशांक पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न किए जाने के कारण हर्ष लौट आया। अब चूँकि वो दूसरा राज्य था, हर्षवर्धन ने भले ही गौड़ को जीत लिया था, लेकिन गौड़ की जनता ने हर्षवर्धन को पसंद नहीं किया, तो हर्षवर्धन वापस अपने स्वदेश लौट आता है। इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि हर्ष ने शशांक को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन ना तो वह शशांक का वध कर सका और ना ही उसके राज को अपने राज में मिला सका। ठीक है। तो इन बातों से यही पता चलता है कि हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित तो कर दिया था, लेकिन शशांक को मारा नहीं था, क्योंकि मारने की घटना का उल्लेख कोई नहीं करता है, और ना ही वहाँ पर शासन कर सका, क्योंकि वहाँ की जनता ने पसंद नहीं किया तो भागना पड़ा। ठीक है। तो
गौड़ को अपने प्रदेश में मिला भी नहीं पाया, वहाँ पर शासन भी नहीं कर पाया और शशांक को मार भी नहीं पाया, हालांकि युद्ध में पराजित कर दिया था। परंतु बाद के अभिलेख बताते हैं 634 ईस्वी में हर्ष का राज गौड़ तक विस्तृत हो गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शशांक की मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया। 637 ईस्वी में कहा जाता है शशांक की मृत्यु हुई, उसके बाद हर्षवर्धन ने पुनः आक्रमण किया और बंगाल पर अधिकार कर लिया, परंतु उसे पूर्वी बंगाल भास्कर वर्मा को देना पड़ा। यानी जो भास्कर वर्मा से संधि हुई थी तो बंगाल किसको दे दिया गया? भास्कर वर्मा को दे दिया गया। आरसी मजूमदार का कथन है कि शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने मगध व उड़ीसा पर अधिकार किया था। तो ये पहला अभियान समाप्त हो गया शशांक वाला। अब दूसरा अभियान वल्लभी, ये गुजरात में है वल्लभी, ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में वल्लभी स्थित है और यहाँ का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय यहाँ का शासक था। पश्चिमी मालवा का क्षेत्र इसके अधीन आता था। पश्चिमी मालवा का क्षेत्र किसके अधीन आता था? ध्रुवसेन द्वितीय के अधीन। तो इसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। इसके उत्तर में हर्ष का साम्राज्य था, यानी वल्लभी गुजरात के उत्तर में किसका साम्राज्य था? हर्षवर्धन का। और दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय का। तो वल्लभी के दक्षिण में अगर देखें तो पुलकेशिन द्वितीय था और उत्तर में हर्षवर्धन और बीच में था वल्लभी। तो दोनों ही साम्राज्य वल्लभी को अपने अधिकार में चाहते थे। यानी जो पुलकेशिन द्वितीय था वो भी चाहता था कि वल्लभी हमारे राज्य में मिल जाए और हर्षवर्धन चाहता था वल्लभी हमारे राज्य में मिल जाए। दोनों वल्लभी को जीतना चाहते थे। इसके अलावा हर्ष दक्षिण में अपना विस्तार करना चाहता था और पश्चिमी मालवा उस प्रदेश की पूर्ति में बाधा बना हुआ था। हर्षवर्धन जो है वह दक्षिण में जाना चाहता था, क्षेत्रों को जीतना चाहता था, लेकिन मार्ग में क्या पड़ता था? पश्चिमी मालवा। और पश्चिमी मालवा किसके अधिकार में था? वल्लभी, यानी जो वल्लभी का शासक है ध्रुवसेन द्वितीय, उसके अधिकार में था। ठीक है। अतः हर्ष ने वल्लभी नरेश पर आक्रमण कर दिया। हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय पर आक्रमण किया और परास्त कर दिया। वल्लभी नरेश ने जाकर गुर्जर नरेश श्री दत्त के यहाँ शरण ली। गुर्जर नरेश थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक श्री दत्त, इनके यहाँ भाग जाता है ध्रुवसेन द्वितीय। हर्ष के हाथों वल्लभी नरेश की पराजय एवं वल्लभी नरेश का गुर्जर राजा श्रीदत्त के यहाँ शरणागत होना, इन दोनों तथ्यों की जानकारी का एकाकी स्रोत नवसारी दानपत्र है। ये नवसारी दानपत्र अभिलेख है 706 ईस्वी का। इसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि हर्षदेव द्वारा पराजित वल्लभी नरेश की रक्षा करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्रीदत्त के ऊपर निरंतर झूलता रहा। ये कहानी लिखी हुई है। फिलहाल ये जानिए वल्लभी का शासक ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन से पराजित होकर गुर्जर प्रतिहार राज्य में शरण लेने भाग गया। कुछ समय बाद हर्ष ने वल्लभी नरेश से मित्रता कर ली। बाद में जो है कि वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय को उसका राज वापस कर दिया और मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह भी ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया। इतिहासकारों की मान्यता है कि यह कार्य उसकी कूटनीति का परिचायक था। वल्लभी नरेश से मित्रता करके ही हर्ष ने अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को चालुक्यों के विस्तार से सुरक्षित कर लिया। अब अगला अभियान देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका युद्ध हर्षवर्धन का। हर्ष के समय दक्षिणापथ में चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था। दक्षिण में कल्याणी के चालुक्य वंश का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। एक शक्तिशाली शासक था। मध्य भारत एवं पश्चिम भारत के राज्यों पर उसका प्रभाव था। इन प्रदेशों यानी मध्य भारत और पश्चिमी भारत में हर्ष द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करने के कारण उसका पुलकेशिन के साथ युद्ध होना आवश्यक हो गया। चूँकि हर्षवर्धन लगातार अपने क्षेत्रों को बढ़ाता जा रहा था, धीरे धीरे
दोनों की सीमाएं टकराने लगी और दोनों में युद्ध होना आवश्यक हो गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग लिखता है कि इस समय राजा शिलादित्य यानी हर्षवर्धन के बारे में बात हो रही है, हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा गया है। तो राजा शिलादित्य पूरब और पश्चिम में आक्रमण कर रहे थे, आसपास के राज्य उसकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे, परंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये ह्वेनसांग बताता है। ह्वेनसांग के कथानुसार इस समय महाराष्ट्र का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ह्वेनसांग की जीवनी से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपनी सफलताओं से प्रोत्साहित होकर हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया, परंतु उसे विजय प्राप्त न हुई। यानी पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हार गया। पुलकेशिन द्वितीय का एक राजकवि था रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि कौन था? रवि कीर्ति। इन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा है 634 ईस्वी में, और इसमें लिखा है कि अतुल संपत्ति से समृद्ध सामंत समुदाय के सिरों मुकुट के रत्नों के आलोक से सुशोभित चरण कमल वाले युद्ध में हस्त सेना के नष्ट होने से आतंकित हर्ष को भी पुलकेशिन ने भय से हर्ष रहित कर दिया। ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। यह पुलकेशिन द्वितीय के जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिससे उसकी शक्ति में अत्यंत वृद्धि हुई। इस विजय के फलस्वरूप उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। यह युद्ध कहाँ हुआ था? तो नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। डॉक्टर स्मिथ इसके समर्थन में कहते हैं कि इसके बाद वर्धन वंश एवं चालुक्य वंश के साम्राज्य की सीमा नर्मदा नदी तय कर दी गई, स्थापित हो गई। यह युद्ध कब हुआ था? तो लगभग 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या रखना है? एक तो ऐहोल अभिलेख याद रखना है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध होता है, इसकी जानकारी किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि था। हालांकि ऐहोल अभिलेख में हर्ष की पराजय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, उसमें यही उल्लेख आता है कि हर्ष भयभीत हो गया था। उसका मानना है कि ऐहोल अभिलेख का वर्णन एकांगी है, मतलब एक ही अंग का वर्णन किया है। स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं लिखा इसमें, बस इतना कह दिया गया है कि हर्षवर्धन भयभीत हो गया था। अब भयभीत का मतलब यहाँ पे पराजित हुआ मान लिया गया। डॉक्टर राजबली पांडे के अनुसार पुलकेशिन का जो ये अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, ये इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि हर्ष की पराजय हुई थी, यानी उसकी हर्ष पर विजय हुई थी, इस बात का प्रमाण नहीं देता है। बल्कि हर्ष उत्तर भारत का स्वामी था और पुलकेशिन के विरोधियों में सबसे प्रतापी था। वह इस दावे को अत्यंत स्पष्ट रूप में घोषित नहीं करता है। विद्वानों का मत है कि हर्ष पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित नहीं हुआ था, क्योंकि ना तो ह्वेनसांग और ना ही उसकी जीवनी इस पराजय का स्पष्ट उल्लेख करती है। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि हर्षवर्धन पराजित नहीं हुआ था। तो आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।